दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ। इस बार एक दूसरी समस्या लेकर, जो देश में आजकल बहुत चर्चित है, नीट 2024 की समस्या। क्या है नीट? नीट का यदि हम फुल फॉर्म देखें तो इसका अर्थ होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अर्थात ये एग्जामिनेशन डॉक्टर्स बनने के लिए लिया जाता है। एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हम एनटीए के नाम से ज़्यादातर जानते हैं अखबारों में, क्योंकि डायरेक्टली एनटीए और नीट लिखा रहता है। कुछ लोग जिन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ये जान लें कि ये एक एजेंसी है, एक एग्जामिनेशन बॉडी है जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नीट की परीक्षा 2013 से लगातार पूरे देश में एक साथ होती है। उससे पहले इसका नाम ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट था। इसको भी आप समझ लें कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को करवाने वाली बॉडी का नाम अलग अलग रहा है। सीबीएसई भी इस एग्ज़ाम को पहले कराती रही है। जब से एनटीए इस एग्ज़ाम को कराती रही है 2013 के बाद से, वैसे तो कई बार छुटपुट घटनाएं इस तरह की होती रही हैं, लेकिन इस बार ये एग्ज़ाम 5 मई को होना निश्चित हुआ। और जैसे ही ये 5 मई को एग्ज़ाम पूरे देश में, क्योंकि ये देशव्यापी एग्ज़ाम है, एक साथ ये एग्ज़ाम जैसे ही सारे सेंटर्स पर हुआ, सभी राज्यों में अलग अलग स्थानों पर इसके सेंटर्स होते हैं और सेंटर्स पहले से ही चिन्हित कर लिए जाते हैं। उसके बाद एनटीए जो है इन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर 2 या 3 दिन या कई बार एक हफ्ते पहले अपने सील और पैक करके क्वेश्चन पेपर्स को भेजता है। इस बार भी ठीक उसी तरीके से सब किया गया। लेकिन जैसे एग्ज़ाम हुआ 5 को, तो सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल होने लगी कि 2024 नीट का एग्ज़ाम आउट हो चुका है, ये लीक हो गया है। उधर जब ये खबरें दुनिया भर के और चैनल्स के माध्यम से एनटीए के दरवाजे तक पहुंची, तो एनटीए ने तुरंत अपना एक बयान जारी किया कि एनटीए की तरफ से किसी प्रकार का नीट 2024 या अन्य सोर्सेज से जानकारी के अनुसार ये पेपर बिल्कुल लीक नहीं है और ये भ्रम फैलाया जा रहा है। बच्चे बिल्कुल विचलित ना हो, पेरेंट्स विचलित ना हो, जनता विचलित ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद एनटीए ने एक नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस के अनुसार सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने कहा केवल एक गर्ल्स स्कूल है, विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसके अंदर कुछ गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए प्रिंसिपल की गलती के कारण, और बच्चे उन क्वेश्चन पेपर्स को लेकर स्टेप आउट हो गए, बाहर चले गए, गेट से बाहर चले गए उन क्वेश्चन पेपर्स को लेके। ये घटना वहाँ से जरूर इनको ज्ञात हुई। एनटीए ने नोटिस के अंदर ये जारी भी कर दिया। ये तो एक्सेप्ट किया, चलो। इसके बाद गोधरा के अंदर, जो गुजरात के अंदर स्थित एक शहर है, वहाँ पर जब पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंडर में गोधरा आता है, वहाँ का जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का दल वहाँ पहुँचा रेड करने के लिए, तो उन्होंने देखा एक अध्यापक के हाथ में एक लिस्ट है जिसके अंदर 26-27 बच्चों के नाम हैं। और जब उस लिस्ट को चेक किया गया तो पाया गया कि उनमें से 16 बच्चे जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के हैं, जिनमें से उन्होंने देखा ओडिशा के बच्चे हैं, कर्नाटका के बच्चे हैं, महाराष्ट्र के बच्चे हैं और झारखंड के बच्चे हैं। थोड़ा हैरान करने वाली बात थी कि इतनी दूर दूर से बच्चे, जबकि वहाँ स्वयं कई सारे सेंटर्स दिए गए हैं, तो वो क्यों बच्चों ने ऑप्ट किया है। और जब उन्होंने इस बात के बारे में और पता किया तो पता चला, बच्चों ने बताया कि हमसे प्रत्येक बच्चे से 10 लाख रुपए लिए गए हैं, और जो वहाँ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मिस्टर भट्ट थे, उन्होंने ये पैसे लिए हैं, और उनके साथ कुछ अन्य अध्यापक और प्रिंसिपल्स भी शामिल हैं। उन्होंने उन्हें कहा था कि जो क्वेश्चंस आपको ना आते हों उन क्वेश्चंस को आप अनमार्क छोड़ देना, हम उन्हें बाद में करेक्ट मार्किंग उनकी कर देंगे, ठीक से उन पर जो भी आंसर होगा वो हम अपने आप ठीक कर देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये ज्ञात हुआ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने तुरंत वहाँ पर एफआईआर लॉन्च कराई। पुलिस आई, पुलिस ने उनकी कार की तलाशी ली और कार के अंदर 7 लाख रुपए उसी वक्त जो है प्राप्त हुए। इस प्रकार 5 अरेस्ट वहाँ से हुए। और एक तीसरी घटना और बिहार के अंदर हुई। पटना के अंदर
एक विसल ब्लोअर, एक जो शुभचिंतक जिनको आप कह सकते हैं, एक व्यक्ति पटना पुलिस, लोकल पुलिस के पास आया और उसने बताया कि ये पेपर तो 4 तारीख को ही पटना में आउट हो चुका था। और इस प्रकार वहाँ की पुलिस हरकत में आई। लेकिन उस वक्त 5 तारीख को कोई अरेस्ट नहीं हो पाया। 11 मई को इन्होंने 13 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें 4 वो बच्चे भी थे जिन्होंने खुद ये पेपर दिया था। और उनसे जब पूछा गया, उन एग्जामिनर से ये पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमारे अलावा और भी बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल हैं। पुलिस को लगा कि ये कोई लार्ज स्कैम हो सकता है। उन्होंने उनसे और गहराई में जब छानबीन की तो पता चला कि 30 से 50 लाख तक प्रत्येक बच्चे से लिए गए हैं। पुलिस को लगा कि ये कोई बड़ा केस है जिसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व हैं। उन्होंने इसे इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जिसको EOU कहते हैं, पटना की उस ब्रांच को हवाले कर दिया। EOU के पास जैसे ही ये केस गया, EOU ने अपने अनुसार इस केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और उन्होंने ये देखा कि आखिर ये पेपर लीक कहाँ से हुआ। कहीं ना कहीं से ये पेपर लीक हुआ है और उसके बाद ये सारा खेल खेला गया है। पेपर का लीकेज के बारे में पता लगाते लगाते वो एक स्कूल, जिसे OSCC स्कूल कहते थे, वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक इस पेपर के अंदर पैकेट को गलत सिरे से काटा गया था। ये बहुत ध्यान से देखने पर पता चला। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का वहाँ अरेस्ट हुआ OSCC स्कूल के। लेकिन उन दोनों ने कहा कि ये पैकेट जो हैं हमने सवेरे ही खोले हैं, क्योंकि हमें तो सवेरे ही बैंक से प्राप्त हुए हैं, तो हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को भी लगा कि क्योंकि यहाँ तो 5 तारीख को ही क्वेश्चन पेपर स्कूल्स में आते हैं, तो 4 तारीख को ये कैसे स्कूल के प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स इन्हें आउट कर सकते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को अब ये लगा कि इसके बारे में हमें थोड़ी और सघनता से जांच करनी पड़ेगी। NTA से उन्होंने बैठकर डिस्कशन किया। जब उन्होंने डिस्कशन किया तो उन्हें पता चला कि पेपर्स को हमने ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्राइवेट कोरियर कंपनी को हायर किया था। प्राइवेट कोरियर कंपनी को ये निर्देश दिए जाते हैं कि इन पेपर्स को ट्रंक्स के अंदर, सील्ड ट्रंक्स के अंदर, जिनके अंदर मैकेनिकल लॉक्स भी लगे हुए थे और डिजिटल लॉक्स भी लगे हुए थे, और उनको एक बंद गाड़ी के अंदर लेके जाना है। जिस प्रकार हमारे बैंक्स सप्लाई करते हैं नोट्स को, वो नोट को एक बैंक से दूसरे बैंक में, रिजर्व बैंक से दूसरे बैंक में, या फिर वो ATM वगैरह के अंदर सप्लाई करते हैं। तो आप देखते हैं वो किस प्रकार से एक बंद गाड़ी के अंदर होते हैं और बाहर उनके एक सिक्योरिटी गार्ड भी बंदूक के साथ बैठा होता है। ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन पेपर भी सप्लाई करने थे। लेकिन हजारीबाग से पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब क्वेश्चन पेपर्स जा रहे थे तो उन्हें एक ई-रिक्शा में उस कोरियर कंपनी जिसको हायर किया हुआ था NTA ने, वो उस ई-रिक्शा के अंदर ले जाए गए थे। EOU ने, अर्थात इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने, उस कोरियर कंपनी के एम्प्लॉय से पूछताछ की। मालूम चला कि वो ई-रिक्शा में उसके अलावा केवल ई-रिक्शा का ड्राइवर था। जब ये दोनों से पूछताछ हुई और सघनता से, तो वो थोड़ी देर के बाद टूट गए और उन्होंने बताया कि ये पेपर हमसे पंकज कुमार नाम के एक शख्स ने आउट किया है रास्ते के अंदर, और उस पंकज कुमार के द्वारा ही ये सारा खेल खेला गया है। EOU को अब लग गया कि अब हमारे हाथ वो पूरा गैंग लग सकता है जिसने ये काम आगे किया है। उन्होंने पंकज कुमार को ढूंढने की कोशिश की और पंकज कुमार उन्हें 1-2 दिन के अंदर मिल गया। पंकज कुमार का पता चला कि वो झारखंड का रहने वाला है और यहाँ पर वो ऑपरेट कर रहा था। पंकज कुमार ने सबसे पहले जो मास्टरमाइंड था, जिसका नाम राकेश रंजन था, उस राकेश रंजन के पास में इस क्वेश्चन पेपर को डिजिटल मोड से भेज दिया। राकेश रंजन ने सॉल्वर्स का इंतज़ाम किया। कुछ MBBS के छात्र थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ पटना मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी थे, कुछ रांची मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी थे, और कुछ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना के विद्यार्थी भी बाद में पकड़े गए। जब इन सभी विद्यार्थियों को पकड़ा गया तो इन सब ने बताया कि राकेश रंजन एलाइज रॉकी, जो रॉकी के नाम से वहाँ मशहूर है, ये आदमी सॉल्वर्स को अरेंज करता है, उन्हें पैसे देता है, उन्हें बाहर से खरीदता है
और उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा के इसका एक PDF बनाता है। उसने एक PDF बनाया था और इसने एक और आदमी को नियुक्त किया हुआ था जिसका नाम चिंटू सिंह था। ये चिंटू सिंह, इसको एक स्मार्टफोन दिया गया था, आगे का काम करना चिंटू सिंह का था। राकेश रंजन एलाइज रॉकी ने जैसे ही इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया, उसने इसकी एक PDF बनाई, आंसर की और उसे चिंटू सिंह को भेज दिया। चिंटू सिंह ने इसको आगे एक अन्य स्थान पर, पटना रेलवे स्टेशन से ऐसा कहा जाता है कि 10 किलोमीटर दूर आउट स्कर्ट में एक बॉयज़ हॉस्टल और एक प्ले स्कूल में जहाँ बच्चों को ठहराया गया था, वहाँ पर भेज दिया। बच्चों ने रात भर वहाँ इन क्वेश्चंस के आंसर्स को, आंसर की से जो PDF भेजी गई थी उन्हें रटा। जो बच्चे इसको मगअप कर सकते थे, जो इसको रट सकते थे, उन्होंने इसको रट लिया और कुछ ने इसके कोड्स भी बना लिए। इसके अलावा जो बच्चे नहीं रट सकते थे उन्होंने इसकी चिट बना ली और अगले दिन ये सब बच्चे अपने अपने सेंटर पर जाकर फिर उन्होंने बाकी काम किया। इन्होंने चीटिंग के माध्यम से अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया। इसके बाद जब रिजल्ट आया, जो रिजल्ट हमारा 14 जून को डिक्लेयर करना था, वो रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर कर दिया गया। 4 जून को क्योंकि लोकसभा 2024 के जो जनरल इलेक्शन थे उनका रिजल्ट भी आना था, तो उसी दिन इन्होंने NTA ने डिसाइड किया कि आज अपना रिजल्ट जो है वो भी नीट 2024 का अंडर ग्रेजुएट्स का भी डिक्लेयर कर देते हैं। उस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, लेकिन उसमें कई सारी एनोमलीज देखने को मिली जिसके कारण बच्चों को फिर से असंतोष हुआ। रिजल्ट में क्या था कि 67 बच्चों को 100% मार्क्स मिले थे, अर्थात 720 में से 720 अंक मिले थे। 720 अंक कैसे मिलते हैं? 720 अंक 3 सब्जेक्ट्स के अंदर मिलते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर होते हैं। 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के पूछे जाते हैं और बाकी के 45 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो 4 अंक की होती है। तो 90 × 4 360 मार्क्स बायोलॉजी के होते हैं और इसी प्रकार कुल मिलाकर फिजिक्स केमिस्ट्री के 360 मार्क्स होते हैं। सभी के मिलाकर 720 अंक हो जाते हैं। 67 बच्चों ने 720 में से 720 अंक पाए थे, लेकिन इसके अलावा 1563 बच्चे ऐसे थे जिनके अंक 718 या 719 भी थे। मैथमेटिक्स की किसी भी गणना के अनुसार, क्योंकि इसमें 4 अंक दिए जाते हैं यदि ठीक क्वेश्चन हो, आंसर हो, और यदि कोई आंसर गलत किया जाता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। किसी भी कैलकुलेशन के अनुसार 718 या 719 अंक कभी भी प्राप्त नहीं किए जा सकते। कुछ बच्चों ने उनके पेरेंट्स के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से इसको उठाया, हाई कोर्ट्स में गए, अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट्स में उन्होंने रिट डाली और बाद में इसका जवाब जो वहाँ के डायरेक्टर जनरल, NTA के डायरेक्टर जनरल थे मिस्टर सुबोध कुमार सिंह, उन्हें देना पड़ा। सामने धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं आजकल केंद्रीय सरकार के, उन सब ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया गया डायरेक्टर जनरल के द्वारा कि ये जो 100% अंक आए हैं इस बार, इसका एक कारण तो ये है कि क्वेश्चन पेपर इस बार आसान था और दूसरा कारण ये था एक फिजिक्स का क्वेश्चन जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, वो क्वेश्चन 44 बच्चों ने गलत आंसर अटेम्प्ट किया हुआ था, लेकिन क्योंकि NCERT के ओल्ड वर्जन में वो गलत किया हुआ था, इसलिए हमने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट 4 नंबर का बच्चों को दिया और देना पड़ेगा। खैर, इस बात को उन्होंने बता दिया, लेकिन 718 और 719 जो 1563 बच्चों के आए थे उनके बारे में जब उन्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ा तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे बच्चे थे जिन्हें कम टाइम दिया गया था, तो शॉर्टेज ऑफ टाइम जो इनको रही इनके पास में पूरे 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए 180 क्वेश्चंस को करने के लिए, तो इन बच्चों ने जब प्रोटेस्ट किया तो एक न्यूट्रलाइजेशन स्कीम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2018 के जजमेंट में हमें दी है, जिसके अनुसार यदि किसी बच्चे को कम समय दिया जाता है तो उसको कुछ न्यूट्रलाइजेशन स्कीम के अंदर कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, अर्थात उसे ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो इन बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए, इसलिए इनके 718 और 719 मार्क्स आए। जब मामला तूल पकड़ने लगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, उधर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स के अंदर कुछ और बच्चों ने रिट डाली और उन्होंने भी कहा कि हमें भी कम समय दिया गया तो हमें भी ये ग्रेस मार्क्स दिए जाएं,
तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कहा कि ये ग्रेस मार्क्स बिल्कुल ना दिए जाएं, इन 1563 बच्चों को दोबारा से एग्जामिन किया जाए। उसके बाद 120 वो बच्चे जो क्वेश्चन पेपर लेकर बाहर चले गए थे, जिन्हें गलत क्वेश्चन पेपर बांट दिए गए थे, उनका दोबारा से री एग्जामिनेशन हुआ। वो सभी बच्चे उस एग्जाम में बैठे और इन 1563 बच्चों को भी दोबारा से एग्जाम करने के लिए कह दिया गया। हालांकि इन 1563 बच्चों में से केवल 813 बच्चे ही बैठे। ये भी एक काफ़ी डाउटफुल रहा कि 813 बच्चे 1563 में से क्यों बैठे। खैर जो भी है, लेकिन इन 813 बच्चों का स्कोर काफ़ी ठीक ठाक ही रहा, संतोषजनक रहा। इसके बाद और भी बवाल मचता रहा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट अलग अलग जगह रिट डालते रहे, ये कहते रहे, आखिर में इस पेपर को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देखना पड़ेगा कि यदि ये चीटिंग लोकलाइज्ड हुई है, किसी एक दो सेंटर पर हुई है, तो वहाँ का ही हम कैंसिल करेंगे, पूरे भारत में इस पेपर को कैंसिल नहीं करेंगे। और 18 जुलाई को जब इसकी हियरिंग हुई तो उन्होंने एनटीए को निर्देश दिए कि सेंटर वाइज आप इस बच्चों के मार्क्स जारी करिए, बच्चों के नाम बताए बिना। एनटीए ने 19 जुलाई को दोपहर से पहले सभी बच्चों के रोल नंबर के साथ उन्होंने मार्क्स जो है वो जारी कर दिए सेंटर वाइज, लेकिन बच्चों के नाम उसमें नहीं दिए गए। इस प्रकार जब ये सब हुआ तो पता चला कि राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट सीकर के अंदर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स 100% आए हैं और बहुत अच्छे नंबर वहाँ पर लिए गए हैं। अब देखना ये है कि किस तरह से इस सब का जस्टिफिकेशन होगा, सुप्रीम कोर्ट इसका किस प्रकार से एनालिसिस करेगा, किस प्रकार से वो इसको देखेगा, आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देते हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या इस परीक्षा को वो कैंसिल करते हैं या फिर कुछ लोकलाइज्ड सेंटर्स पर जो भी कुछ हुआ है वो उसी का एक संज्ञान लेते हैं। दोस्तों, बहुत ही गलत चीज़ें हैं जो ये इस प्रकार यदि होती हैं तो चीटिंग होती है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मैं खुद एक प्रधानाचार्य रहा हूँ, अपने विद्यालय में देखता रहा हूँ, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं। तो इन बच्चों के साथ बिल्कुल भी इनजस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे ने मेहनत की है केवल उसी का सिलेक्शन होना चाहिए। आप सब इस पर पैनी निगाह बनाए रखें, मैं भी बनाए हुए हूँ। और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर से विदा लेता हूँ और अगली समस्या को लेकर, एक अगली इनसाइट स्टोरी को लेकर मैं फिर से पेश होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।